कैसे हैं आप लोग? बेटे बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12th, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है कंट्रोलिंग। तो चलिए आते हैं कंट्रोलिंग के नेक्स्ट लेक्चर पे, और आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 0। करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेक्चर का नाम 0 है, सुनने में थोड़ा अनयूजुअल साउंड होता है। इसका मतलब है बेटे कुल मिलाकर कि हम पूरे के पूरे चैप्टर की एक ब्रीफिंग तैयार करते हैं कि हमारे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको कन्वे करना तो बड़ा मुश्किल रहता है। आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी जब भी क्लास अपलोड होंगी। ऑन एन एवरेज डेली हमारी एक क्लास अपलोड जरूर होती है, तो आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली क्लास अटेंड कर सकते हैं। कभी कभी क्लास 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा कि टॉपिक होता है उस हिसाब से वैरी करती हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप वो भी देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 0, और इस लेक्चर में खास बात ये है कि आप इस लेक्चर को कभी भी कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को आप ऐसे मान लीजिए कि आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते तो खाली आप ये लेक्चर कर लीजिए। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। पूरा चैप्टर करने से पहले करना चाहते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि चैप्टर में है क्या, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर पे आगे। ठीक, चलिए। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है। इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि जो ये टॉपिक है हमारा, ये वाला टॉपिक 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक हमारा नहीं आ रहा। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए, वेदर इट इज कमिंग इन एग्जाम्स और नॉट। इससे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बात करी थी मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग की, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस, फिर पढ़े थे फीचर्स, और हमने पढ़े थे लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। आप ये मानिए कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग से आता है, और उसके बाद कहीं से आता है तो लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग से आता है। बाकी टॉपिक से आते हैं लेकिन कभी कभी। ठीक, प्रोसेस और लिमिटेशंस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए आते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की आपसे बात करूं तो मीनिंग में मैंने आपको ये बताया था कि बेटे जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस में सबसे लास्ट नंबर पर आता है। हमारा पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, करेक्ट, और हमारा लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, करेक्ट। तो कंट्रोलिंग जो है पूरी तरीके से कनेक्टेड है प्लानिंग के साथ, करेक्ट। तो कंट्रोलिंग ये अश्योर करता है कि वट एवर वी हैव प्लान्ड इन द प्लानिंग दैट इज गोइंग एज पर द प्लान्स। तो कंट्रोलिंग ये चेक करता है कि जो हमने प्लान्स में डिसाइड करा था दैट इज गोइंग एज पर द प्लान्स और नॉट। दूसरी बात, कंट्रोलिंग ये भी इंश्योर करता है दैट अवर रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड एंड वी शुड अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम। हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और हम अपने टारगेट्स को टाइम पे अचीव करें। तो आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब बेटे ये आपके सामने जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। मैं अपने पूरे लेक्चर में एक एग्जांपल देता आया हूं कि हमें वन मंथ में 1000 शर्ट्स रेडी करनी है फॉर एग्जांपल। तो ये हमने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि 1 मंथ 1000 शर्ट्स, करेक्ट। उसके बाद हमने एक्चुअल में कितनी शर्ट्स बनाई, तो हमने फॉर एग्जांपल एक्चुअल में 950 शर्ट्स बनाई। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने मेजर करी, करेक्ट। उसके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन करा, 1000 वर्सेस
950, करेक्ट। अब यहां पर आ गया 50 यूनिट्स का डेविएशन, 50 यूनिट का डिफरेंस। तो डिफरेंस आने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब वी ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड, करेक्ट। पहली बात तो मैं ये देखना है कि ये जो 50 यूनिट का डेविएशन आ गया ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा डेविएशन आता है, हम कहते हैं चलो यार इतना तो हो ही जाता है, और ये डेविएशन प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो वी हैव टू डिसाइड कि ये जो डेविएशन है ये एक्सेप्टेबल है या ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सपोज करिए 1000 यूनिट की जगह वो 1500 यूनिट बना देते तो भी हमें डाइजेस्ट नहीं होता वो, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब सबसे इस प्रोसेस में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आपको यहां पे क्वेश्चन मिलेगा। अब डेविएशन को एनालाइज करने की दो टेक्निक्स होती हैं। बेटे टेक्निक्स बहुत सारी हैं, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वी आर स्टडिंग एज पर दी CBSE सिलेबस एंड वी आर यूजिंग दी NCERT टेक्स्ट बुक। ये सब मटेरियल आपका NCERT टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक टेक्निक आती है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है KRA, जिसकी फुल फॉर्म है की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया, की का मतलब इंपॉर्टेंट, रिजल्ट एरिया। तो बेटे एक टेक्निक हमें यह बताई गई कि अगर डेविएशन आता है और जो डेविएशन आया है ये हमारे की रिजल्ट एरिया में है। की रिजल्ट एरिया वो एरियाज होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें जरा सा भी डेविएशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उसमें डेविएशन आ जाए तो अगर ये डेविएशन की रिजल्ट एरियाज में है तो आप क्या करें, इमीडिएटली उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें ताकि मैनेजमेंट उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले पाए। तो एक टेक्निक तो ये होती है की रिजल्ट एरिया, यानी कि आप उस एरिया पे फोकस करते हो जो मेन है। अगर किसी छोटी मोटी चीज में डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं। दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब आप समझते हैं एबनॉर्मल। अब कहीं पर भी डिफरेंस आया लेकिन वो डिफरेंस नॉर्मल है, चलो भाई हमें पता है 5 शर्ट ज़्यादा 5 शर्ट कम, ये तो होता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आया, वेदर वो डिफरेंस प्लस में है या माइनस में है, अगर आपको लगता है कि वो डिफरेंस एबनॉर्मल है, मैंने इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज करिए कि एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके 50-60% आते हैं और उसके आगे 98%। बेटे ये भी तो एबनॉर्मलिटी है, ये भी तो एबनॉर्मल ही है। टीचर को ये भी डाइजेस्ट नहीं होगा आसानी से, टीचर बोलेगा नहीं भैया इसके 98% नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल काम है, करेक्ट। तो वो उस पर भी देखेगा कि इसके 98% कैसे आ गए। तो एबनॉर्मलिटी जहां पर भी है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अगर आपको लगता है कहीं पर कोई एबनॉर्मल डिफरेंस आ रहा है, देन यू हैव टू गो टू द मैनेजमेंट एंड यू शुड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट द मैटर, और यू अकॉर्डिंगली आपको फिर क्या लेना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस था, और जिसमें जो मैंने आपको बताया जो आपका फोकस एरिया है, दैट शुड बी ऑन एनालाइजिंग द डेविएशन, एंड देयर आर 2 टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग द डेविएशन। One is the critical point control and the second is management by exception. अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, वो टाइमली कंप्लीट हो पाएंगे। हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम टाइमली अचीव कर पाएंगे। तो गोल्स हमारे कैसे अचीव हो पाएंगे? टाइमली। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटे ये जो हमने बनाया था स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग करने के बाद पता चलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्टैंडर्ड ही गलत बनाया होता है हमने, ये अचीव ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये पहले महीने की बात है, 1000 शर्ट बनानी थी, 950 बनी, अगले महीने 940 बनी, उससे अगले महीने 960, उससे अगले महीने 970, उससे अगले महीने 940।
तो इसका मतलब आपने ये जो स्टैंडर्ड बनाया है ये स्टैंडर्ड ही गलत है, इसको हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है, तीसरी इंपॉर्टेंस इसकी है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस थी कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाते हैं टाइमली। दूसरा, आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर कहीं पर कोई स्पॉइलेज हो रहा है, स्पॉइलेज कोई सामान खराब हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो आप कंट्रोलिंग में उसको रोक पाते हैं। इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन, मैंने अपने लेक्चर्स में कवर कराई ये बात कि अगर आप टाइमली उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहोगे, कंपैरिजन करते रहोगे, तो वो मोटिवेटेड होंगे, उन्हें ये लगेगा हाँ भाई हमारा काम चेक होता है। मैंने इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया और मैंने बोला कि बेटा अगर मैं आपको डेली 5 केस स्टडी करने के लिए दूं, लेकिन कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक ना करूं, तो आप कुछ दिन बाद काम करना बंद कर देंगे। फिफ्थ, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं, अगर लोग डिसिप्लिन में होंगे तो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, और जो इनडिसिप्लिन केसेस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। सिक्स्थ है, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, तो अगर आप कंट्रोलिंग को ठीक तरीके से करते हैं तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, उससे आपके टारगेट्स इजीली अचीव हो पाएंगे। तो ये हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक है प्रोसेस और दूसरा है इंपॉर्टेंस। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे, इसकी लिमिटेशंस पे और इसके फीचर्स पे। लिमिटेशंस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी लिमिटेशंस क्या है? और बेटे अपने आप में अकेला फंक्शन है जिसकी लिमिटेशन है, ठीक, प्लानिंग की भी है लिमिटेशन और कंट्रोलिंग की भी है, केवल 2 ही फंक्शन है, पहला और 5वां। पहला है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जो अभी हमने पीछे स्टैंडर्ड बनाया था, ये जो 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाया था, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है हम ये स्टैंडर्ड डिसाइड कैसे करें, करेक्ट। दूसरा है लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने बताया था कि बेटे सपोज करिए कि आपने डिसाइड करा कि 1 महीने में 1000 शर्ट बनेंगी, कोविड हो गया, लॉकडाउन लग गया, लो सारा का सारा प्लान खराब हो गया। अब तो आप क्या कर सकते हो, उसका कुछ भी नहीं। तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस पे, गवर्नमेंट कुछ चेंज कर दे, टेक्निक में कुछ चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, पुरानी मशीनें खराब हो जाए, नई मशीनें लानी पड़े, तो बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, इस पे बहुत केस स्टडीज आती हैं एग्जाम में, ठीक। एम्प्लॉयज हमेशा कंट्रोलिंग को अपोज करते हैं क्योंकि नोबडी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द अदर्स। यहां मैंने बोला था कि बेटा ह्यूमन नेचर है हमारा, अगर आपके पेरेंट्स भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसको अपोज करते हो, ठीक। तो आप कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं होना चाहता किसी दूसरे से। कॉस्टली अफेयर है बेटे, कंट्रोलिंग करने के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे आपको सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, आपको हो सकता है कि कुछ लोग अपॉइंट करने पड़े, तो ये कॉस्टली अफेयर है, इसमें अच्छा खासा हमारा पैसा खर्च होता है। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ पर केस स्टडी पूछी जाती है। अगला आते हैं फीचर्स पर, ठीक। जब हमने कंट्रोलिंग के बारे में सब कुछ पढ़ ही लिया तो देखें, पहली बात, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बेटे ये फीचर ऐसा है जो आप किसी भी फंक्शन के अंदर लिख दें, ये सेट बैठता है, क्योंकि चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, होता सब कुछ गोल ओरिएंटेड ही है। दूसरा, कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब आपको बताता हूं, आपने कभी पढ़ा होगा मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, ठीक। तो बेटे ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग केवल टॉप लेवल मैनेजर करते हैं, कंट्रोलिंग हर पर्सन करता है अपने अपने लेवल पर। दूसरी बात, परवेसिव का मतलब है एवरीवेयर, हर जगह। बेटे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोलिंग हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तीसरा, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखो प्लानिंग कंट्रोलिंग में करते क्या है, जो हमारा एक्चुअल है, जो हो चुका उसे हम कंपेयर करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं,
और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आगे हम उसे इम्प्रूव करते हैं, आगे के काम को क्या करते हैं, इम्प्रूव। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे ही नहीं, यहाँ देखो हमने कंट्रोलिंग करी, 50 का डिवीजन आया, हमें पता है ना इस महीने 50 का डिवीजन आया, तो अगले महीने हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगला आता है फोर्थ, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बेटे कंट्रोलिंग आप एक काम के लिए खत्म करोगे, किसी दूसरे काम के लिए शुरू हो जाएगी। ठीक, कंट्रोलिंग से आप जो सीखोगे उसे आप अगली बार कंट्रोलिंग में यूज करोगे। कंट्रोलिंग में जो आपने काम सीखे वो अगली बार प्लानिंग करते हुए आप उनका ध्यान रखोगे। तो कंट्रोलिंग बेटे हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का कॉन्टिन्यूस ही होता है। क्लियर? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब एक यहाँ पर एक और मैंने आपको अभी टॉपिक बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, करेक्ट? तो जल्दी से इसको भी देखते हैं, रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। देखिए जब आप कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग से कुछ डेविजन्स आते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उनके बेस पर आप अपनी प्लानिंग इंप्रूव करते हैं और फिर प्लानिंग आगे बढ़ती है, फिर से कंट्रोलिंग में डेविजन आते हैं, आप उन्हें फिर से प्लानिंग में डालते हैं। तो यानी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हमने 0 लेक्चर अपना कंप्लीट करा। बेटे अगर आप लोगों को ये लेक्चर थोड़े से भी इंटरेस्टिंग लगते हो और आपको लगता है कि आपको फ़ायदा दे सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें भी और अच्छा बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स को परचेज करना चाहता है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और बिल्कुल सिंपल सी बात कि वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हमने उसके रखे हैं कि हर टाइप का स्टूडेंट, हर लेवल से स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाए। बच्चे को ये ना लगे कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करने की बात हो गई है, बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट कि बस आपको ये लगे कि हाँ आप भी कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। तो आपको अगर ये क्लासेस भी अच्छी लग रही हो, फ्री क्लासेस भी आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इससे आपको एक फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से कि आपको जो डेली बेसिस पर क्लासेस अपलोड होती हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं डेली क्लास अपलोड करता हूँ, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहेगा। और अगर आप अपना एक रूटीन बना लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डेली एक कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, एक क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।